हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक सीरीज ऑफ क्लास 7th एंड 12th बायोलॉजी। आज करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का शुभारंभ, और ये है इसकी ऑडियो बुक 1। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बेसिकली यहाँ से अपना जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। इसमें अपन पर्टिकुलरली जो चैप्टर नंबर 5 है और 6 है वो पूरा जेनेटिक के ऊपर बेस्ड होगा। सिर्फ चैप्टर नंबर 7 ऐसा है जो जेनेटिक्स के जैसा ही लगेगा लेकिन होगा थोड़ा अलग। वो जेनेटिक्स की जगह इवोल्यूशन और वेरिएशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उस पे जो है डिस्कस्ड रहेगा, जिसको जो अपन इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज अपन चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का स्टार्ट करने वाले हैं। Have you ever wondered why an elephant always give birth to only baby elephant and not some other animal? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एक हाथी के बच्चे को ही जन्म क्यों देता है? डॉगी, शेर, बिल्ली इनके बच्चों को जन्म क्यों नहीं देता? और why a mango seed form only a mango tree or plant and not any other plant? और एक आम का बीज आम का ही पेड़ उगाएगा, तो आम का बीज आम का ही पेड़ उगाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो बिही का पेड़ बन जाता है, तरबूज का पेड़ बन जाता है, यूकेलिप्टस का पेड़ बन जाता है, हिबिस्कस का पेड़ बन जाता है? गिवन दैट they two are the offspring identical to their parent। बताया गया है कि इसमें एक बात है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन किसी पेरेंट की, वो उनके पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होती है। और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस दिखाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम इवन सो डिफरेंट? कई बार तुमने देखा होगा कई ऐसे सिबलिंग्स होते हैं, अपन कहते हैं जुड़वा हैं। तो जुड़वा भी दो टाइप के होते हैं, एक जिनकी शक्ल बिल्कुल सेम रहती है, एक जिनकी शक्ल अलग रहती है। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। बायोलॉजी की एक ब्यूटीफुल ब्रांच जिसको जेनेटिक्स कहते हैं उसमें ये डिस्कस किया गया है। This subject deal with the inheritance as well as the variation of character from parent to offspring। पेरेंट्स से बच्चों में, प्रोजनी में, ऑफस्प्रिंग में जाने वाले कैरेक्टर्स के बारे में हम इस इनहेरिटेंस में डिस्कशन करते हैं। Inheritance is the process by which character are passed on from parent to progeny। इनहेरिटेंस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कई कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और ये हेरिडिटी का बेसिस है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझो। कभी भी किसी इंसान के बच्चे की कुछ क्वालिटी उसके पापा जैसी होती है, कुछ उनसे अलग होती है, अपनी खुद की डेवलप्ड रहती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहते हैं उसकी नाक पापा जैसी है, आँख मम्मी जैसी है, लेकिन चरित्र से अपने दादा दादी पे गया है। या फिर जो अब इसमें एक और चीज़ रिलेट करो, वेरिएशन हेरिडिटी को मिलाते हैं और हेरिडिटी जो है वो इवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। मतलब जब अपन बंदर थे, ठीक है, उस समय भी अपना नॉर्मल जनरेशन चलती रहती थी। तो मान लो आज के टाइम की बात करें, अगर मैं एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे आने वाले बच्चे तुम्हारे जैसे ना दिखें लेकिन कुछ क्वालिटीज़ तो तुम्हारे जैसी होंगी, उठना बैठना, खाना पीना, दिखना दाखना, है ना? फिर उनके जो आने वाले बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, यानी तुम्हारे बच्चों के जैसे दिखेंगे, लेकिन उनमें जो क्वालिटीज़ होंगी वो तुम्हारे अपेक्षा, तुम क्योंकि उनके ग्रैंडफादर हो, तो एज यू आर द ग्रैंडफादर ऑफ योर ग्रैंड सन्स, तो तुम्हारी उनमें बहुत कम क्वालिटीज़ दिखेंगी, बजाय तुम्हारे बेटे की क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा दिखेंगी। फिर जब उनके बच्चे होंगे तो तुम्हारी क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट नहीं दिखेंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे की क्वालिटी तुम्हारे बेटे के बेटों में दिखेगी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है। मतलब 4 जनरेशन लेकर चल रहे हैं। पहली जनरेशन तो पहली ही रहेगी, दूसरी जनरेशन में पहली जनरेशन जैसे कैरेक्टर रहेंगे, तीसरी जनरेशन में दूसरे जनरेशन जैसे कैरेक्टर रहेंगे, और पहली जनरेशन के जैसे कुछ कैरेक्टर रहेंगे।
चौथी जनरेशन में तीसरे जनरेशन के जैसे करेक्टर रहेंगे और कुछ करेक्टर दूसरे जनरेशन के जैसे रहेंगे, लेकिन पहली जनरेशन के कोई भी करेक्टर नहीं रहेंगे। पांचवी जनरेशन में चौथी जनरेशन के कुछ करेक्टर रहेंगे और तीसरी जनरेशन के कुछ करेक्टर रहेंगे, लेकिन दूसरी और पहली जनरेशन के जैसे कोई करेक्टर नहीं रहेंगे। यानी वेरिएशन हेरिडिटी को बिलोंग करता है, हेरिडिटी इवोल्यूशन कराती है, और इवोल्यूशन किसी भी स्पीशी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल करेक्टर है या एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों? देखो, इमेजिन करो अभी अभी अर्थ बनी है, बिल्कुल फ्रेश, एकदम अच्छी, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ रह रहे हैं, तुम भी रह रहे हो। अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बारिश को तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अब मान लो कि अपने अंदर एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा होता, मान लो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। एसेक्सुअल में तो बिल्कुल बोलते हैं जेनेटिक कॉपी है, सेम ट्रेड्स रहेंगे, ट्रेड्स ही चेंज नहीं होंगे। तो मान लो उस समय अपने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता, तुम्हारी प्रोजेनी बनी, सेम प्रोजेनी ठंडी और गर्मी सहन नहीं कर सकती लेकिन बारिश कर सकती है, उनके बच्चे हुए। सेम प्रोजेनी ठंडी और गर्मी सहन नहीं कर सकती लेकिन बारिश सहन कर सकती है। अब एक दिन क्या हुआ, अर्थ के पास सन आ गया, बहुत ज़्यादा क्लोज, इतना क्लोज कि मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1000 से 100 ऑफ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। तो अब क्या होगा? अब जो तुम्हारी प्रोजेनी है, क्योंकि उनमें वेरिएशंस नहीं आए, क्योंकि उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आई, वो उनके पास जो कैरेक्टर वो सालों से एक ही कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है। इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो मर जाएंगे, या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो मर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आए होते, यानी कि पहली जनरेशन ऐसी थी जो बहुत गर्मी बर्दाश्त कर सकती थी, दूसरी जनरेशन ऐसी हुई जिनमें वेरिएशन हुए, उन्होंने अपने आप में ऐसा डेवलपमेंट लाया कि वो गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ठंडी नहीं। फिर तीसरी जनरेशन ऐसी हुई जिनमें और वेरिएशन आए, जो ठंडी गर्मी दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बारिश नहीं। फिर चौथी जनरेशन आई जो ठंडी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो है तो बीमारियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। पांचवी जनरेशन ऐसी आई जो ठंडी गर्मी बारिश बीमारी सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खाने पीने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई शॉर्टेज हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। यानी कि जो वेरिएशन है वो हेरिडिटी को ले जाते हैं, हेरिडिटी से इवोल्यूशन होता है, और यही छोटे छोटे वेरिएशंस म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब तुम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन या पूरे जेनेटिक्स का बेस समझ गए हो। अब तुम क्या करो, बिना दिमाग में जोर लगाए जो मैंने बोला उसको दिमाग में रख सकते हो तो रखो, नहीं तो चैप्टर को आराम से और इत्मीनान से बैठ के सुनो। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC। ठीक है, यानी इंसानों को हम 8000 से 1000 से 8000 BC से जानते हैं। One of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present on the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organisms that possess desirable character. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cow, we have well-known Indian breed, Shahiwal cow in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about scientific basis of these phenomena. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल थे वो एक बहुत ही, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पहली बार जेनेटिक्स से रिलेटेड इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के जो हैं लॉज दिए। चलो अब आगे बात करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल जो थे ये एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इन्होंने बेसिकली क्या किया, ये जो थे इनके गार्डन में बहुत सारे मटर के पौधे थे, इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और ये बताया कि जो कुछ मटर के पौधे थे उनके जो सीड, मतलब जो मटर के पौधे हैं उनसे रिलेटेड जो उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए वो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे दिए। जैसे मटर के सीड का शेप क्या है, सीड का कलर क्या है, फ्लावर जो होता है मटर का उसका कौन सा कलर है,
जो पॉड है, छिलका, उसका कौन सा शेप है, जो छिलके का कलर है वो कैसा है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, स्टेम की हाइट कैसी है, यानी प्लांट की हाइट कैसी है, इसके बेसिस पे। और उन्होंने जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा कई और साइंटिस्ट थे जिनका हम अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्रेडरिक मैस्टर है, मैरिस विल्किन फ्रांसिस स्टॉल है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक है, और ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैककार्टी है, हर्शी और चेज है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, ठीक है। इन महान साइंटिस्ट के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी यहाँ मेंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। 7 साल के लिए उन्होंने कंडक्शन किया। मटर के पौधे को क्यों चुना, ये सवाल सबको, इस सवाल का जवाब सबको पता है। पहली चीज़, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे जिनके बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर सकते थे। सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम की हाइट। दूसरा, ये बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होने वाले प्लांट थे, यानी 2-2, 3-3 हफ्तों में एक नया पौधा उग जाता था मटर के साथ। चौथा, कि ये जो प्लांट्स थे इनका जो मतलब कल्टीवेशन टाइम था ये एवरेज था, इनको कल्टिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. जो ये डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था इन्होंने उसको ग्रेट वेरिएबिलिटी दिखाई। Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस है उसके कई रूल्स होते हैं बजाय कुछ अनसब्सटेनेटेड आइडियाज़ के। यानी कि उन्होंने ये प्रूव किया कि जो जनरल रूल्स है वो वेरिएशंस के इनहेरिटेंस से ही आए हैं। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। जो रूल्स इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं उनको बताने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल था, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and complexity inherent in them, जो कि कई साइंटिस्ट को हेल्प की जो बहुत बड़े पैमाने पे नेचुरल ऑब्जर्वेशन है उनको स्टडी करने में और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने में। Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding lines. कई जो पी लाइन्स थी उनमें उन्होंने जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराई, क्रॉस पोलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराया और नई नई प्लांट की जनरेशन लाते गए। A true breeding line is one that, having undergone continuously self-pollination, shows stable trait inheritance and expression for several generations. ट्रू ब्रीडिंग वो होती है जिसमें किसी भी जनरेशन का अगर 7 से या 4 से 5 जनरेशन तक उसमें सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग करा दो। एक ही ब्रीड में बहुत बार जो है तुम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस करा दो या पॉलिनेशन करा दो प्लांट के केस में, तो एक ही ट्रेट जो है वो फॉलो होने लगता है। उसको हटाने के लिए एक बार क्रॉस पॉलिनेशन करा दो तो दूसरे ट्रेट्स भी दिखने लगते हैं। Mendel selected 14 true breeding pea plant variety as pair which was similar except for one character with contrasting trait. एक एक कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ उन्होंने 14 पी प्लांट के पेयर्स को सिलेक्ट किया। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seed, inflated or constricted green or yellow pod, tall or dwarf plant. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक चार्ट बनाया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का जो मेंडल ने स्टडी किया। कैरेक्टर्स, स्टेम हाइट कैसी थी, टॉल या ड्राफ्ट, फ्लावर कलर वॉयलेट या वाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन या येलो,
सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड, सीड का कलर येलो या ग्रीन। अब यहाँ पे जो फ्लावर की पोजीशन है एक्सियल और टर्मिनल, उसका मतलब ये है अगर प्लांट की टिप पे फ्लावर उग रहा है तो वह टर्मिनल कहलाता है, अगर साइडवाइज उग रहा है तो एक्सियल कहलाता है। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड यानी कि पिचका हुआ यानी कि मटर का छिलका है बेसिकली। छिलके का कलर ग्रीन है कि येलो है। सीड जो मटर के दाने हैं वो मुरझाए हुए हैं कि गोल गोल है अच्छे अच्छे। कलर ग्रीन है या येलो है, ग्रीन है तो रिंकल्ड, येलो है तो राउंड। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं 5.2। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea plant to study inheritance of one gene. एक जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए मेंडल ने टॉल और ड्रॉफ पी प्लांट को लिया, एक लंबा पी प्लांट लिया, एक छोटा पी प्लांट लिया। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them in generate plants of first hybrid generation. जब उन्होंने दो प्लांट लिए, एक लंबा और एक छोटा प्लांट, ये पेरेंट थे, इनसे उन्होंने जनरेशन स्टार्ट की। पहली बार इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कुछ प्लांट्स मिले और उन प्लांट्स की जनरेशन को F1 या फीलियल जनरेशन कहा गया। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of its parent, none were dwarf. पेरेंट्स की तरह ही सारे प्लांट जो थे वो लंबे थे, कोई भी छोटा प्लांट नहीं था पहली जनरेशन में। He made similar observation for the other pair of trait. He found that F1 always resembled either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. और F1 में जो दूसरे पेरेंट थे, जो छोटे, देखो दो पेरेंट थे, एक बड़ा प्लांट था, एक छोटा प्लांट था, तो छोटे वाले प्लांट के कोई ट्रेड्स नहीं दिखे पहली जनरेशन में, लेकिन पहले वाले ट्रेड के बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे वो ही दिखाई दिए, यानी कि प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड रिंकल थे या नहीं थे, इन सब के बेसिस पे। अब आगे देखो क्या हुआ। पहली जनरेशन में क्रॉस कराया, पेरेंट प्लांट थे उनमें क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, पॉलिनेशन कराया और पाया कि जो जनरेशन आई पेरेंट्स के बाद, जो पहली जनरेशन आई, सारे प्लांट बड़े थे, कोई भी छोटा नहीं था। अब इस जनरेशन को उन्होंने F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फीलियल प्रोजेनी नाम दिया। Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall, like one of its parent, none were dwarf. He made similar observation for the other pairs of trait. He found that F1 always resembled either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. Mendel then self-pollinated the tall F1 plant. अब उन्होंने जो ये पहली जनरेशन आई थी बच्चों की, यानी कि पेरेंट्स थे, एक बड़े प्लांट थे एक छोटे, यानी एक मान लो एक पापा थे बड़े और एक मम्मी थी छोटी, ये पहला जनरेशन था। पहला जनरेशन नहीं था, जो क्रॉस उन्होंने स्टार्ट किया जनरेशन वाइज, उसमें जो पेरेंट्स थे उसमें जब पी प्लांट था, एक टॉल था एक ड्रॉफ था, दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया। जो पहली जनरेशन मिली सारे के सारे प्लांट्स लंबे थे, कोई भी छोटा नहीं था, सारे के सारे लंबे थे। ठीक है, इसको पैरेलली से समझते जाओ। जैसे एक पेरेंट है, उनके बीच में क्रॉस हुआ, उनके कई बच्चे आए, सबके प्रॉपर्टीज फादर जैसी थी, मदर जैसी कोई भी नहीं थी, शॉर्ट हाइटेड एंड जो सीड वेड का कलर था वो वॉयलेट वगैरह था, सबके फादर जैसे कैरेक्टर्स थे। अब मेंडल ने क्या किया, F1 प्रोजेनी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन की बात चल रही है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो अब जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अभी जो पेरेंट्स थे इनके जो बच्चे आए, उन बच्चों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, और प्लांट के जो बच्चे थे, पेरेंट्स से जो बच्चे आए, उनके बीच में मेंडल ने बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब उनने क्या नोटिस किया कि 4 में से एक प्लांट छोटा था और 3 बड़े थे, यानी कि जो पेरेंट्स थे मम्मी पापा, उनके जो बच्चे आए थे ना पहली जनरेशन, उनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो उनके जो बच्चे आए उनमें से 4 बड़े थे, 4 के कैरेक्टर्स पापा जैसे थे, लेकिन एक का कैरेक्टर मम्मी जैसा था, यानी कि छोटी हाइट।
यही पी प्लांट में देखा, 4 के कैरेक्टर्स अपने F1 जनरेशन के पेरेंट्स जैसे थे, यानी कि लंबे, और एक का कैरेक्टर छोटा था जो पेरेंट जनरेशन थे उनके जैसे। ठीक है, यानी कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वर ड्राफ, 4 में से एक की हाइट छोटी थी, जबकि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वर टॉल, यानी कि 4 में से 3 की हाइट बड़ी थी। The tall and dwarf trait were identical to the parental type and did not show any blending. That is, all of the offspring were either tall or dwarf. None were in between height. या तो बड़े थे या तो छोटे थे, बीच का कोई नहीं था कि किसी की हाइट बीच की हो ना। ब्लेंडिंग नहीं दिखाई, जीन्स ब्लेंड नहीं हुए। Similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while at F2 stage both traits were expressed in the proportion 3:1. The contrasting trait did not show any blending at either F1 or F2 stage. F1 और F2 जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर ने ब्लेंडिंग नहीं दिखाई। Based on this observation, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged. उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देख के कहा, कुछ तो है जो बिना किसी चेंज के एक से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, गैमीट्स के जरिए। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर। उन्होंने इसको नाम दिया फैक्टर, जो आज की डेट में जीन्स के नाम से जाने जाते हैं। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस की यूनिट जीन्स कहलाते हैं। They contain information that is required to express a particular trait in an organism. भाई अगर तुम्हारे बाल का कलर ब्लैक है तो वो भी जीन डिसाइड कर रहा है। अगर तुम्हारी 2 आंखें होनी चाहिए तो वो भी जीन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारे मान लो 3 कान होने चाहिए थे तो भी वो जीन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारे मान लो स्किन का कलर ब्लैक होना चाहिए था तो भी वो जीन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारे 4 पैर होने चाहिए थे तो भी वो जीन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारे पास जो है सर पे बाल नहीं होने चाहिए थे वो भी जीन डिसाइड कर रहा है। तुम्हारी आंखों का कलर ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो, पिंक, वाइट, ग्रीन ये होना चाहिए था वो भी जीन डिसाइड कर रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे कान का जो पिन्ना होता है, पिन्ना मतलब समझते हो, जहाँ वो गर्ल्स लोग पहनती है ना, ईयर, वो क्या बोलते हैं यार, कान में जो पहनती है उनको, बाली वगैरह, अगर वो फ्री है तो वो भी जीन डिसाइड कर रहा है, अगर वो अटैच है तो भी वो जीन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जीन जो है वो जेनेटिक्स का या इनहेरिटेंस का यूनिट है, और इन्हीं जीन्स को जो है अलील्स कहा गया, क्योंकि इनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं तो उन डिफरेंट कैरेक्टर्स को अलील कहा गया, जिनको कॉम्बाइंडली जीन कहा जाता है। इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, अगर हर जीन के लिए एक अल्फ़ाबेटिकल सिंबल डिनोट किया जाए, मतलब जैसे पी प्लांट का एग्जांपल ले लो। मान लो प्लांट की हाइट अगर टॉल है तो हाइट को डिनोट करने के लिए, टॉल हाइट को डिनोट करने के लिए कैपिटल टी, स्मॉल हाइट को डिनोट करने के लिए स्मॉल टी है। ठीक है, या फिर जो कह लो, ठीक है, हाइट के रिलेटेड में बात करते हैं। अगर टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी जीन है जो उसको टॉल हाइट दे रहा है। अगर छोटा प्लांट है तो स्मॉल टी जीन है जो उसको छोटी हाइट दे रहा है। यानी कि जो बड़ा जीन होगा, जीन 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो किसी और जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता। जो डोमिनेंट है वही रूल करना चाहता है, और रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट के रहते कभी रूल नहीं कर पाएगा। इतना सिंपल सा फंडा है। मान लो तुम अपने घर में आके, मान लो तुम्हारे घर में तुम 2 भाई हो, या भाई बहन हो, या बहन बहन हो, जो भी हो तुम लोग। मान लो एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसकी ज़्यादा चलेगी एज़ कम्पेयर टू छोटे की। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि छोटा वाला पिट जाए, या इसका कोई काम करे ही ना, या इसकी घर पे चले ही ना। तो इसीलिए तुम उसको क्या करोगे, दबाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अब क्योंकि तुम बड़े हो छोटे वाले से, तो छोटा वाला बोलेगा यार ये मेरे से बड़ा नहीं होता ना, तो मैं अपनी चलने देता। लेकिन अगर दोनों सेम एज के हैं, 10-10 साल के हैं दोनों, तो दोनों क्या कहेंगे,
कि अरे वाह, हमारा कोई बड़ा नहीं है, हम दोनों अकेले हैं, हम दोनों सेम एज के हैं, तो हम दोनों अपनी चलाएंगे। यानी कि जब तक छोटा जीन जो रिसेसिव जीन है वो अपने ही पेयर के साथ रहेगा, यानी कि रिसेसिव साथ में रहेंगे, स्मॉल टी साथ में रहेंगे, तभी वो प्लांट की हाइट छोटी होगी। अगर एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है तो कैपिटल टी यानी कि डोमिनेटिंग ट्रेट यानी कि बड़ा भाई ही अपनी चलाएगा, छोटा वाला नहीं चला पाएगा। ठीक है। अगर और इसी में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म आता है। अगर कैपिटल टी है तो होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस यानी कि सेम है। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस। ठीक है। ऐसा ही कुछ पी प्लांट के केस में भी होता है, याद करो। जब फर्स्ट जनरेशन आई, पेरेंट्स कैसे थे? जो एक टॉल था एक ड्वार्फ था, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस क्या हुआ? टॉल वाले का एक कैपिटल टी, स्मॉल वाले का एक छोटा टी आया। पेरेंट्स में टॉल वाले का एक कैपिटल टी, स्मॉल वाले का एक छोटा टी आया। इसके लिए तुम क्या करो, फिगर 5.4 देखो जो कि पनेट स्क्वायर बना हुआ है पी प्लांट का। प्लीज़, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है। बड़े वाले में से कैपिटल टी आया, छोटे वाले में से स्मॉल टी आया। कैपिटल टी स्मॉल टी इन्होंने मिलकर क्या बनाया? जो जनरेशन आई उनके ट्रेड्स कैसे थे? लंबे थे सारे। तो स्क्वायर कैसे बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जो है रिलेशन बना, तो 3 कैपिटल टी वाले आए, जिसमें से एक कैपिटल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था। यानी कि 2 कैपिटल टी स्मॉल टी के थे और 2 कैपिटल टी थे। तो ये तीनों टॉल प्लांट बनाएंगे क्योंकि डोमिनेटिंग कैपिटल टी है। लेकिन एक कोना मिला स्मॉल टी को, जिसमें वो अपने स्मॉल टी के साथ ही जुड़ा, अपने छोटे भाई के साथ छोटा भाई, यानी कि दोनों सेम ग्रुप के बंदे आपस में जुड़ गए, तो वो हो गया ड्वार्फ प्लांट। या ऐसे भी समझ सकते हो, तुम 4 भाई हो, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। जब बड़ा और छोटा साथ में रहेंगे तो भी बड़े की चलेगी। जब दूसरा बड़ा, मान लो ए बी सी डी, ये 4 भाई हैं, ए और बी बड़े हैं, सी और डी छोटे हैं। ए और डी जब साथ में रहेंगे, यानी कि बड़ा और छोटा, तो बड़ा अपनी चलाएगा। बी और ए जब साथ में रहेंगे तो दोनों बड़े हैं, दोनों अपनी चलाएंगे। जब बी और सी साथ में रहेंगे तो भी बी अपनी चलाएगा क्योंकि वो बड़ा है। जब सी और डी साथ में रहेंगे तब वो अपनी चला पाएंगे क्योंकि दोनों छोटे और दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। समझ गए? तो जो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है यानी कि ए और बी, वो हमेशा छोटे वालों को दबाता है। और जब छोटे वाले आपस में ही आते हैं सी और डी, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नहीं तो जब तक ये सी छोटा वाला ए या बी के साथ रहेगा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या डी जब तक ए और बी के साथ रहेगा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, इसको अच्छे से एक बार और एनसीईआरटी से पढ़ लेना। हालांकि मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की, आधा घंटा मैंने इसी को समझाने में लगाया है, तो प्लीज़ ओके इसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and small alphabet for the other trait. For example, in case of character of height, T, capital T is used for tall trait and small t for dwarf. And capital T, small t are allele for each other. Hence, in plant, the pair of allele for height would be capital T, capital T, small t, small t, small t. Mendel also proposed that in the true breeding, tall or dwarf P variety, the allelic pair of gene for height and identical for homozygous capital T, small t respectively. Capital T and small t are called genotype of plant, while descriptive terms tall and dwarf are phenotype. What then would be the phenotype of plant that had genotype capital T, small t? As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote capital T, small t to be exactly like capital T parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominate the other, and hence is called dominant factor, while other factor is recessive. In this case, capital T यानी कि for tallness is dominant over
small t for daftness, that is recessive. He observed identical behavior for all the other character trait pair that studied. It is convenient, means logical, to use the capital and lowercase of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessive. Do not use capital T for tall and small d for dwarf, because you will find it difficult to remember whether capital T and small d were alleles of same gene or not. Allele can be similar in case of homozygotes, capital T and small t, or can be dissimilar as in case of heterozygote, capital T small t. Since the capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character, height is a monohybrid, and cross between capital T and small t is monohybrid cross. From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when tall and dwarf plant produce gamete by process of meiosis, alleles of parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to a gamete. This generation of allele is a random process, and so there is a 50% chance of gamete containing either allele, as has been verified by the result of crossing. In this way, the gamete of tall T plant have allele capital T, and gamete of dwarf small t plant have the allele small t. During fertilization of two allele capital T from one parent, say, through the pollen, and T from the other parent through the egg, are united to produce zygote that have one capital T allele and one small t allele. In other words, hybrids have capital T small t. Since these hybrids contain allele which express contrasting trait, plants are heterozygous. The production of gamete by parent, formation of zygote, the F1 and F2 plant, can be understood from diagram called Punnett square, as shown in figure 5.4. 5.4 का फिगर प्लीज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना कॉन्सेप्ट मैंने ABCD और बड़े भाई छोटे भाई वाला बताया, सब इसी पे बेस्ड है. जिसने पन्नेट स्क्वायर समझ लिया उसने जेनेटिक्स का पूरा खेल समझ लिया, इतना याद रखो. It was developed by British genetist Reginald C. Punnett. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. Possible gametes are written on two sides, usually the top row and left column. All possible combinations are represented in a box below in the square, which generate a square output form. The Punnett square show parental tall capital T and dwarf small t plant. The gamete produced by them and the F1 capital T small t progeny, F1 plant of genotype capital T small t are self-pollinated. The symbol जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहे हैं are used to denote the female egg and male pollen for F1 generation respectively. F1 plant of the genotype capital T small t, when self-pollinated, produce gamete of genotype capital T and small t in equal proportion. When fertilization takes place, the pollen grain of genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of genotype capital T as well as genotype small t. As pollen grain of genotype small t have 50% chance of pollinating egg of small t as well as of genotype small t. As a result, random fertilization of the resultant zygote could be of genotype capital T small t or small t. ठीक है? From the Punnett square, it is easily seen 1/4 of the random fertilization lead to capital T, 1 of 2 lead to capital T small t, and 1 of 4th lead to small t. Though the F1 generation, the F1 have genotype 2 capital T small t, but the phenotypic character seen is tall. At F2, 3/4 of plant were tall, where some of them are capital T while other are capital T small t. Externally, it is not possible to distinguish between plant with genotype capital T small t and capital T small t. Hence, with the genotypic pair capital T small t, only one
character capital T tall is expressed, hence character T or tall is said to dominate over the other allele small t or draft character. It is thus due to this dominance of one character over other that all the F1 are the tall, though genotype is capital T small t, and F2 3/4 of the plant are tall, though genotypically one of two were capital T small t and only 1/4 were capital T. This leads to phenotypic ratio of 3/4 tall, means 3:1, but a genotypic ratio 1:2:1:1 is seen. 1:2:1. The 1/4 1:1/2 of 1/4 ratio capital T ratio is to capital T small t is to small t is mathematically condensable to form the binomial expression ax plus by का whole square. That has the gamete bearing gene capital T or small t in equal frequency of half. Expression is expanded as given below. अब यह expression तुम घर पे solve कर लेना. Mendel self-pollinated the F2 plant and found that draft F2 plant continued to generate draft plant in F3 and F4 generation. He concluded that genotype of draft was homozygous small t. What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? From the preceding graph, as it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by looking at the phenotype of dominant trait, it is not possible to know that genotypic composition. That is, for example, whether tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of all tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with the dwarf plant. This he called test cross. इसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस कहा. ऐसा ही एक और टेस्ट क्रॉस कंडक्ट किया गया था गूनिया पिग्स के बीच में. ये मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रॉस था, जिसमें चाहो तो देख सकते हो, उसमें सर्च कर लेना गूगल में क्रॉस बिटवीन द गूनिया पिग्स. मेरे पास शायद उसका टेस्ट क्रॉस लिखा होना चाहिए. नहीं, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन गूनिया पिग्स का तुम लोग एक बार टेस्ट क्रॉस जो है ना वो ज़रूर देखना. गूगल पे सर्च करना क्रॉस बिटवीन द गूनिया पिग्स, GUNIEA, ये शायद स्पेलिंग गूनिया की. उनके बीच में देखना भाई, बहुत अमेजिंग क्रॉस है, एकदम मज़ा आ जाएगी वो क्रॉस देख के. इसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस कहा. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. सेल्फ क्रॉस करने की जगह इसको एक ऐसे पेरेंट से क्रॉस किया जाता है जिसका जीनोटाइप बिल्कुल ही अलग हो, एक लंबा तो एक बिल्कुल छोटा हो. ठीक है. Progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism. जैसे कि फिगर 5.5 में देखा जा सकता है. यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है. देखो, होमोजाइगस रिसेसिव था स्मॉल w वाइट फ्लावर, उसको डोमिनेंट फिनोटाइप कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w से क्रॉस कराया. पहली जनरेशन में सारे फ्लावर वायलेट थे. दूसरी जनरेशन में देखोगे दूसरे बॉक्स में 2 वायलेट थे, 2 वाइट थे, या पिंक है शायद. हाँ, पिंक या वाइट है. इसी तरीके से रेड रोज और वाइट रोज को मेरे ख्याल से क्रॉस कराने पे अगर रेड रोज का पोलन वाइट रोज के स्टिग्मा पे डाल देते हो तुम लोग, इमेस्कुलेशन वगैरह करके हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो तुमको जो है पिंक कलर का रोज मिलेगा. हालांकि उसमें पंचायत बहुत होगी. अगर तुम्हें करने की हिम्मत है तो भाई कर लेना. मैंने एक बार किया था यार, वो दूसरे दिन देखा फूल ही पूरा टूट गया था, कुछ तोड़ के चला गया था. खैर कोई बात नहीं. Based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called principle or law of inheritance. The first law or law of dominance and second law or law of segregation. पहला law of dominance कहा गया और दूसरा law of segregation, जो law of inheritance के 2 rules मेंडल ने दिए थे. ठीक है. अब 5.2.1 law of dominance.
इनके में से पढ़ लो। पहला, करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। दूसरा, फैक्टर अकर इन पेयर। तीसरा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट मीन्स डोमिनेंट, द अदर रिसेसिव। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 and expression of both in the F2. It also explains proportion of 3:1 obtained at the F2 generation. ठीक है, इसके अलावा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या कहता है 5.2.2, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट के बीच अपन ने जो F2 जनरेशन आई उसमें आधे टॉल थे आधे ड्रॉप थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों, कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें दोनों की हाइट बीच की थी, नॉट टॉल नॉट ड्रॉप। ब्लेंडिंग नहीं हुई है कभी भी जीन में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, ये बात याद रखना, ठीक है। दो पेरेंट कंटेन टू allele during gamete formation, factor or allele of pair segregate from each other such that gamete receive only one of the two factor. Of course, homozygous parent produce all gamete that are similar, while heterozygous one produce two kind of gamete, each having one allele with equal proportion, एक equal proportion के साथ। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ना, ये नेक्स्ट ऑडियो बुक 2 में करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस इसको ऑडियो बुक 2 में करेंगे। और जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन है, ये मेरे ख्याल से शायद ये सिलेबस से हट गया है, पर मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो ऑडियो बुक 3 में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को अपन कवर कर लेंगे। वो ऑडियो बुक 3 और 4 दोनों लेगा शायद से, मैं तो ठीक है यार। अभी इस ऑडियो बुक में इतना ही करते हैं। ऑडियो बुक लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ये अभी नहीं समझाता ना और दूसरे ऑडियो बुक में कंटिन्यू कर देता ना, अगर मैं कहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस को, या जहाँ पे अपना मेंडल का ख़त्म हुआ है लॉ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जहाँ ख़त्म हुआ है, या 5.2 जहाँ से चालू हुआ है, अगर मैं ऑडियो बुक 2 में बता देता ना, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, पहला और दूसरा मिला नहीं पाते, ठीक है। इसमें फिर भी 100 में से 50% तो समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा आया होगा, क्योंकि जो है थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी रीडिंग में जाओगे ना, थोड़ा सा होश पोश होगा। इसलिए मैंने पहले वो ABCD वाला जो है तुमको एग्जांपल क्लियर कर दिया था, और रोज़ वाला भी, कि रेड और येलो को मिलाओगे तो शायद से पिंक मिलेगा, या रेड और वाइट को मिलाओगे, सॉरी रेड और वाइट को मिलाओगे तो पिंक रोज़ मिलेगा। वो मैंने तुमको एक एग्जाम्पल बताया था, इसीलिए बताया था, ठीक है। अब ऑडियो बुक 2 में मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए ये ऑडियो बुक 1 अच्छी लगी हो तो यार ऑडियो बुक को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मैं अभी अवेलेबल हूँ, मेरी नाम की आईडी है विक्रमादित्य हर्रा, वहाँ जाके तुम मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा 10 से लेकर 12 तक के साइंस के जितने भी वीडियोज़ हैं उसके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। अरेंज प्लेलिस्ट है विक्रमादित्य हर्रा की, प्लेलिस्ट में ऑडियो बुक वीडियो बुक सब मिल जाएंगे सारे क्लासेस के। उसके अलावा जो 11th की ऑडियो बुक है उसमें कई चैप्टर डाल दिए गए हैं, जैसे प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, और उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी कुछ चैप्टर डाल दिए गए हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये थी ऑडियो बुक 1, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, ऑडियो बुक 2। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, क्योंकि मेरे यूट्यूब के कमेंट्स ऑन नहीं हो रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वो मैं जल्दी करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर तुम किसी वीडियो के ऊपर वन शॉट चाहते हो तो वो भी तुम मेरे इंस्टाग्राम के किसी भी एक वीडियो पे जाके कमेंट कर देना कि इस पर्टिकुलर वीडियो का वन शॉट चाहिए, तो वो भी तुमको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक 2 में विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य हर्रा साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सारा एंड बाय, थैंक यू। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।